नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि नीरज अत्री नाम का कोई वैदिक ज्ञानी आदमी है जो बहुजन समाज को सुअर से कंपेयर कर रहे हैं। और आप इसे ऐसे भी सोच के देखिए कि आप घर से नहा धो के सफेद रंग के कपड़े पहन के निकल रहे हैं और सामने कोई गंदी नाली में कोई सुअर बैठा है, तो आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपको हारना ही है। वो तो मजे ले लेगा लेकिन आप और जो बहुजन महापुरुष थे जैसे रैदास हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रहे हैं और तो और जाति व्यवस्था बहुत सही है ऐसा प्रचारित किए जा रहे हैं। और इन सब के बाद यह कह रहे हैं कि साइंस जर्नी चैनल का कंटेंट बड़ा लो क्वालिटी का है, उसको तो साइंस ही नहीं आता है। तो मैंने भी सोचा कि भैया देखें ये कौन से वैदिक गपोड़ी इंसान आ गए हैं। तो कई सारे कमेंट आए हैं, वो बता रहे थे कि ये वैज्ञानिक हैं, फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। जब हमने वीडियो देखना शुरू किया तो पता चला कि इनसे अच्छा तो जो चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हैं उनको भी ज्यादा विज्ञान आती है, इनसे ज्यादा अच्छा इतिहास तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। एक भी रेफरेंस नहीं किसी वीडियो में, न ही कोई वैलिड रिसर्च पेपर का कोई सबूत। जिस तरह से ये व्हाट्सएप देख के अपने वीडियो में इतिहास बताते हैं, उसी तरह से किसी और व्हाट्सएपिया का उदाहरण देके कि उसने ये कह दिया था इसीलिए सही है, इसी तरह कर करके पूरी वीडियो बना रखे हैं इन्होंने। मेरी वीडियो 1 थी, उसमें मैंने आइंस्टीन के इक्वेशन दिखा रखे थे, उसमें भी इनने साबित करने का प्रयास किया कि वो गलत था। उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये चेरी पिकिंग किए थे और वहाँ पे इनका पूरा का पूरा फिजिक्स ही उखड़ के सामने आ जाएगा। देख लीजिएगा कितना इनको फिजिक्स आता है। आइए पहले देख लेते हैं इनका लाइन बाय लाइन वीडियो में ये क्या क्या समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले ये किस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं ये अपने मुंह से ही अपना ब्लूप्रिंट बताएंगे। बताइए। कम आईक्यू वाले, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो उस लेवल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंटेंट पे ध्यान कम देते हैं। सुना आपने, ये पहले लेवल अटैच्ड करते हैं। कैसे लेवल अटैच्ड करते हैं? तो बहुजनों को समझाने के लिए ये सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे सुनिए। हमारे यहाँ इतिहास पुराणों में एक कथा आती है जिसमें इतिहास कब से पुराण हो गया? अब पुराण कब से इतिहास हो गया? गुफा उफा से तो पढ़ के नहीं आए। यही होता है जब बचपन में माँ बाप 2 तमाचे खींच कर स्कूल में भेज दिए होते गुफा में भेजने की बजाय, तो आज पुराण इतिहास नहीं दिखता। अब आगे ये बंदा क्या करता है कि उसमें एक कहानी जोड़ता है काल्पनिक, क्योंकि जितने भी ब्राह्मणवादी होते हैं उनके पास कोई भी रियल चरित्र नहीं है, और रियल चरित्र होगा तब तो वो महान हो जाएगा, उसके वंशज महान हो जाएंगे। तो इसीलिए ये काल्पनिक चरित्र गढ़ते हैं, काल्पनिक कथा कहानी सुनाते हैं और फिर एक नैरेटिव सेट करते हैं कि इन काल्पनिक कथा कहानी के बारे में कोई नहीं जानता। जानेगा कैसे? होगा तब तो जानेगा ना। तो सिर्फ मैं जानता हूँ, इसीलिए आपको ये कहानी मेरे से जाननी होगी, इसीलिए मैं बड़ा हूँ, इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ। इस तरह से पूरे ब्राह्मणवाद की कहानी चल रही है। तो ये बंदा भी अपनी बात कहने के लिए शिव और पार्वती के नाम से एक फर्जी कहानी जनरेट करता है। उसमें बताता है कि दोनों आते हैं धरती पर। शिव और पार्वती एक बार जा रहे थे धरती पर, दोनों उतर आते हैं वेश बदल के, तो सामने देखते हैं एक सुअर बैठा होता है। तो जो भोलेनाथ है उस सुअर से कहते हैं कि हम आपको स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं, तो क्या आप चलना चाहेंगे? तो ये जो सुअर होते हैं पति पत्नी, वो बोलते हैं अच्छा एक बात बताइए कि हमें तो यहाँ पर विष्ठा खाने की यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा खाने की आदत पड़ी हुई है, तो क्या वो वहां मिलेगा? अब यह क्लिप सुनाने का इस बंदे का बेसिक मोटिव क्या था? तो इस पर वो जो सुअर है वो मना कर देता है, कहता है कि फिर हमें ऐसा स्वर्ग तो चाहिए नहीं जहां पर हमें विष्ठा खाने को नहीं मिलेगा। बेसिकली यह एक लेवल सेट कर रहा था। कभी भी अगर आपके पास आर्गुमेंट स्ट्रांग ना हो, आपके पास आंकड़े ना हो, आपके पास सच नहीं होता, तो साइकोलॉजी में, प्रोपेगेंडा में एक टेक्निक कही जाती है, उसे बोलते हैं एड होमिनेम, कि पर्सनल अटैक किए जाने चाहिए। उसके कई तरीके हैं कि हर किसी के साथ कोई लेबल अटैच करने की कोशिश करो। अब पता नहीं ये किस क्लास तक पढ़े हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर प्राइमरी स्कूल तक भी पढ़े होते तो ये पता होता कि जो सुअर होता है या कोई भी जानवर होता है वो बायोलॉजिकल नेचर है, उसका खाना खाने की प्रवृत्ति बायोलॉजिकल संरचना से आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि नीरज अत्री महोदय रोज विष्ठा खा लेते होंगे, ह्यूमन विष्ठा तो खाते नहीं होंगे ना। इनकी बायोलॉजिकल संरचना है, या जो मानवों की बायोलॉजिकल संरचना है, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की है, बेसिकली सर्वाहारी है। लेकिन सुअर की संरचना अलग होती है। तो इनके जो वराह अवतार जन्म लिए थे, हालांकि वो फर्जी कहानी है, तो वो भी विष्ठा पान किए होंगे इनके अनुसार। अच्छा, ये जो कहानी सुनाया, इस बंदे का थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल होता तो ये कहानी ही नहीं सुनाता, फर्जी कहानी। शिव और पार्वती पूरी दुनिया बना दिया, और सुअर का बायोलॉजिकल नेचर किसने बनाया विष्ठा खाने का? कि वो जाके उससे पूछ रहा है कि चलो स्वर्ग में तुमको हम मिष्ठान देंगे। तो इस समझ जाइए कि ये कितनी बेहुद्दागिरी टाइप की कथा कहानी सुनाते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। अब इनका मोटिव समझना हो तो अगला स्टेटमेंट सुनिए इनका। तो इस उदाहरण से जो शिव जी हैं वो पार्वती माँ को समझाते हैं कि जो जिनके जीवन में है, जो उनके प्रारब्ध में, उनके कर्मों के अनुसार वही मिलना है, मेरे चाहने से भी नहीं मिलेगा।
वास्तव में इनका मोटिव ही यही था, यह जनरेट करना कि शिव पार्वती तो काल्पनिक है, जो सुअर और सुअरी हैं, यानी कि ये नन ब्राह्मण लोगों के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, उन लोगों को ब्राह्मणों के अनुसार चलना होगा, उनके शास्त्रों के अनुसार चलना होगा, और शास्त्रों में जो कर्म निर्धारित किए गए हैं वैसा कर्म करना पड़ेगा। और कर्म क्या निर्धारित किए गए हैं, वो मनुस्मृति के चैप्टर 1 खोल लीजिए, उसके श्लोक संख्या 88, 89, 90, 91 देख लीजिए, शूद्र का कर्म देख लीजिए। बताया गया है कि तीनों वर्णों की सेवा करना धर्म है, सेवा करना ही उसका कर्म है। अब बताइए, कर्म उसका पहले से ही निर्धारित हो गया है, वो सेवा ही करेगा जिंदगी भर। कौन सेट किया? ब्राह्मण ने। खुद ही जज, खुद ही शास्त्रों का रचयिता, खुद ही बताने वाला, खुद ही फैसला करने वाला और खुद ही थोपने वाला। अरे एक बार पूछ तो लेते शूद्र से, क्षत्रिय से और वैश्य से कि भाई तू सेट कर, तू क्या करेगा, फिर वो बताता तुम्हें। तो ये होती है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, खुद से नैरेटिव जनरेट करना और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें सुअर कह देना, सुअरी कह देना, तरह तरह के ऐसे नरेशन जनरेट करना कि तुम लोग छोटे हो, शूद्र हो, छोटी जाति के हो, और फिर ये बताना कि शास्त्रों में लिखा है, मतलब हमने लिखा है, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। तानाशाही, दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मणवादी। अब इन्हीं के मुंह से इनके आगे का मास्टर प्लान सुन लीजिए। तो पहला पार्ट तो ये है कि जो समाज है उसे बांट के रखो, जो बड़ा वर्ग है उसे ये बताओ कि तुम्हारा शोषण होता रहा है, और जो छोटी संख्या में है वो शोषक है, और इस शोषक ने शोषण किया है। तो इस तरह से आप अगर समाज को बांट के रखेंगे तो आपकी दुकानदारी चलती रहेगी। तो ये समाज को बांट रखने का मास्टर प्लान बनाकर चलते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बंदे ने अपनी हर वीडियो की शुरुआत में कुछ इस तरह का नरेशन जनरेट करता है, जैसे उसके लिए सच, फैक्ट्स, सच्चाई आपके पास है या नहीं है, बस आपने इस नैरेटिव को बना के रखना है कि एक शोषण है, एक शोषक है, एक शोषित है, और शोषित का जिसने शोषण किया है वो अलग अलग टेक्निक्स यूज करके शोषण करता है, जैसे वामपंथ, कम्युनिस्ट, एंटी नेशनल, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, और इन सब से भी पेट नहीं भरता है तो फिर मौलाना, पोप, सिख, जैन, बौद्ध, इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करता है बंदा, ताकि एक नरेशन जनरेट कर सके कि देश में जो 20% अदर धर्म के लोग हैं, जिसमें से 15% तो अकेले मुस्लिम ही हैं, तो ये इन 80% लोगों को इन 20% लोगों से भिड़ाने के लिए इस तरह का गेम खेलता है, और ये जनरेट करने की कोशिश करता है कि 20% लोग ही पूरे देश के 100% समस्या के जिम्मेदार है। ये है पहला स्टेप कि आपने हमेशा हॉस्टाइल ग्रुप्स जो आपस में लड़ते रहे, इस तरह के ग्रुप्स में समाज को बांट के रखना है। आपने कभी भी उसमें समरसता, उनमें प्यार बढ़ने नहीं देना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है 20% ये लोग हैं अन्य धर्म वाले, तो हो सकता है कि 25% तक जिम्मेदार हो सकता है 30% तक जिम्मेवार हो, ये भी हो सकता है कि 15% जिम्मेवार हो, या फिर 10% जिम्मेवार हो, लेकिन 100 के 100% कैसे जिम्मेवार हो सकते? मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, जो भी मुस्लिम में गलत है, बौद्धों में गलत है, हिंदुओं में गलत है, सिखों में, जैनों में, किसी में गलत है, आप उसको बोलिए, इट्स ओके। लेकिन आप ब्राह्मणवाद पे कुछ बोले ही ना, जो कि पूरे भारत के 80% जनसंख्या को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करता है, उस पे आप बिल्कुल साइलेंट हो जाए और सारी समस्या की जड़ सिर्फ 20% पर घुमाते रहें, तो यहाँ पे यह सीधी सीधी बात क्लियर हो जाती है कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडे पे चल रहा है। यहाँ पे मैं ये भी बात बता दूं कि ये जो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट है, ये अंग्रेजों और मुगलों का दिन नहीं है, उससे पहले ही ब्राह्मणों ने सेट कर दिया था। ये वही गेम खेल रहा है, आगे देखते जाइए। मैं पूरी तरह से पूरा इनका काला चिट्ठा दिखाने वाला हूँ। और ये जो 80% जनसंख्या है बहुसंख्यक वर्ग की, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। आप किसी भी पोस्ट पे उठा के देख लीजिए, किसी भी सरकारी नौकरी में देख लीजिए, प्रतिनिधित्व के मामले में देख लीजिए, थोड़ी बहुत रिजर्वेशन से SC/ST को थोड़ी सहूलियत मिली थी, जिससे उनका प्रतिनिधित्व सामने आया था, लेकिन OBC का पूरा हक ये ब्राह्मणवादी खा गए थे। OBC को इन्हें चढ़ा दिया था कि तुम तो जनरल हो, हमारे साथ रहो, और उन्हें रिजर्वेशन मिला नहीं। और जब 1990 में मंडल कमीशन आया तो पता चला कि सरकारी नौकरियों में OBC तो नील बटे सन्नाटा है, और सारा का सारा ये ब्राह्मण और अन्य सवर्ण खा गए हैं। तब फिर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया OBC को, तब जाके कुछ कुछ नौकरियां मिली हैं। और आज भी उन्हीं OBCs को ये दिन रात बरगलाए रहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ो और कट्टर हिंदू बनो। ये है एजेंडा इनका। आगे सुनिए इनकी स्ट्रेटजी। तो जो गोरी चमड़ी वाले थे वो शोषक थे, लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि हमने समाज को ठीक से बना के चलना है, तो उन्होंने ये जो शोषण और शोषक की बाइनरी है, इसमें से बाहर आने का निर्णय किया। तो हिस्ट्री वो सब जानते हैं कैसा हुआ है, लेकिन उसको बार बार रिपीट नहीं करते कि वो बात खत्म हो गई, अब हमने मिल के साथ चलना है, इस तरह से देश बनाना है। अब ये बंदा अमेरिका का उदाहरण दे रहा है, लेकिन जब आप इसी नीरज अत्री की वीडियो देखेंगे तो ये डेली खुद ही हिंदू मुसलमान, कम्युनिस्ट, वामपंथ, राष्ट्रद्रोही, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, इसी तरह की बात करते हुए नफरत फैलाते हुए नजर आता है। अब ये बंदा अपने एजेंडे को फिट करने के लिए जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील करता है। सुन लीजिए खुद ही। लेकिन जातियां बनी हुई हैं,
इसमें ना कोई डिनाइल होना चाहिए। जाति को डिनाई नहीं करना है, क्योंकि डिनाई हो गया तो फिर ब्राह्मण का कर्म और शूद्र का कर्म एक समान हो जाएगा। फिर ब्राह्मणों को इज्जत कौन देगा? मंदिर में बैठकर जो दिन रात गाल फुला फुला के जूस पी पी के तूंद निकाल के बैठे हुए हैं, उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा आम आदमी की तरह। तो इसी एजेंडे के तहत ये जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि 100% रिजर्वेशन है मंदिरों में, और बाकी जगहों पर तो ये इंटरव्यू में किस तरह से घपलाबाजी करके भाई भतीजवाद करके घुस जाते हैं, ये सबको पता ही है। अब इस बंदे का असली इतिहास सामने आने वाला है, पूरा चेहरा सामने आने वाला है, सुनिए। बल्कि मेरा ये मानना है कि जो जाति वाला सिस्टम था, जाति प्रथा थी, जो क्या अपनी जाति का एक हिस्सा है, उसने बहुत हद तक पिछले जो 1200 वर्षों में हमारे यहाँ आक्रांता आए थे, उनसे हमारे समाज को बचा के रखा। सुना आपने? जाति व्यवस्था ने आक्रांताओं से बचा के इन्हें रखा है। सारे मुस्लिमों के मंत्रालय में कौन कौन मंत्री बने थे, थोड़ा लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि जाति बनाकर किसको फायदा हुआ था। अकबर के लिए अल्लो उपनिषद लिख डाला। किसने लिखा था संस्कृत में? अल्लो उपनिषद। और दिन रात संस्कृत में लिख लिख के मुस्लिम शासकों की चाटने वाले कौन लोग थे? अकबर के नौरत्नों में कौन लोग थे? और अपनी बहु बेटी देकर मुगलों से, मुस्लिमों से शादी रचाकर उन्हें अपना दामाद और भाई बनाने वाले कौन लोग थे? ये बता रहे हैं कि जाति व्यवस्था बना देने से धर्म बच गया। अरे धर्म बच गया? ओबीसी, एससी, एसटी और नन ब्राह्मण को तुमने बलि का बकरा बना के कटवा दिया और खुद चापलूसी में लगे रहे, और आज समझा रहे हो कि जाति प्रथा के कारण धर्म बच गया। अब इनका इतिहास भी सुन लीजिए, देखिए इनको इतिहास में कितना नॉलेज है। आप कल्पना करके देखें कि जो बौद्ध मत है वो लगभग समाप्त कर दिया इस्लाम ने, क्योंकि वहां पर बौद्ध मत में एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, कोई जातिगत व्यवस्था नहीं थी। मुझे तो तरस आ रहा है इस बंदे पे। पता नहीं इस तरह के सड़क छाप इतिहास देखने के लिए कैसे लोग इसके वीडियो देखने जाते होंगे। मतलब इस बंदे के इस आर्गुमेंट को सही मान लिया जाए कि बौद्धों में जाति व्यवस्था नहीं थी इसीलिए खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुए? मतलब जापान से खत्म हो गए, चीन से खत्म हो गए, या और भी 10 बुद्धिस्ट देश हैं उनसे खत्म हो गए, श्रीलंका से खत्म हो गए, म्यांमार से खत्म हो गए, कहाँ से खत्म हो गए? और जब ब्राह्मण धर्म में जाति व्यवस्था थी तो कितने देशों में ब्राह्मण धर्म है? कंपेयर करके बता दो हमें। सच्चाई ये है कि चीन जैसा देश जहाँ पे मुस्लिम आक्रांता थे वो वहाँ पे घुस नहीं पाए थे, तब वो बुद्धिस्ट देश था, अब नास्तिक देश बन गया है। जापान में भी मुस्लिम नहीं घुस पाए थे, और भारत में जब ब्राह्मण थे ही तो मुस्लिम तो घुसे ही घुसे, और ब्राह्मण उनके चाटुकार भी बन गए। इतनी जाति व्यवस्था स्ट्रॉन्ग थी तो यहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे बन गए? फिर तो इन्हें जो जापान देश है या जो चीन देश है, कोरिया देश है, उनकी तरह इसे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उनसे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जब जाति व्यवस्था के कारण ही लोग सिविलाइजेशन बचाते हैं तो फिर मुस्लिमों में जाति व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनमें तो ब्राह्मण धर्म से भी ज्यादा जाति व्यवस्था होनी चाहिए थी, ईसाइयों में भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में। लेकिन देखा जाता है कि ब्राह्मण धर्म में ही दुनिया में सबसे ज्यादा जातियां हैं, जिसका ये समर्थन भी कर रहा है। सही ढंग से निष्पक्ष होकर देखते हैं तो आप पाएंगे कि जाति व्यवस्था के कारण ही भारत गुलाम बना था, क्योंकि कुछ जातियां जाकर तुरंत जो भी विदेश से आता था उसकी चाटने लगते थे। आपको पता ही है कौन लोग चाटते थे, और बाकी सबको बलि का बकरा बना देते थे। लेकिन ये बंदा सच सामने ना आ जाए इसीलिए इन्हीं बातों को गोल गोल घुमा रहा है। आगे सुनिए ये क्या बताता है। जो ओवरऑल जो हमारे देश में जो सनातन संस्कृति रही है उसमें जाति वाला सिस्टम था, तो जो जातिगत सिस्टम था कि हम तुझे बहिष्कृत कर देंगे, उसने बहुत हद तक ये जो कन्वर्जन्स थी इनसे हमें बचा के रखा। क्या जाति बहिष्कृत? मतलब जाति बहिष्कृत करके ब्राह्मण धर्म बचाया गया है? ये है बहादुरी, ये है करनामा ब्राह्मण धर्म का। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं भाई, 2-4 परमवीर चक्र व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिए उन्हें। इतना बड़ा बहादुरी का इतिहास लेकर आए हैं कि बहिष्कृत कर देते थे। किसको बहिष्कृत किए? पाकिस्तान में आज भी 10% राजपूत मुस्लिम बन गए, जो हार जाते थे उनको मुस्लिम बनकर ही अपना जीवन बचाते थे। कितनों को बहिष्कृत किया इनने? किया है इनने राजपूतों को बहिष्कृत? था दम इनमें? खुद तो मुगलों और तुर्कों की चाटते रहे, अंग्रेजों की चाटते रहे, इनमें दम था। जिस बाबर को इन लोगों ने प्रचारित किया कि इसने बाबरी मस्जिद बना दी थी, उसी का बेटा हुमायूं राजकोट में राजपूत राजाओं के यहाँ ठहरा, उसका बच्चा अकबर भी वहीं पे पैदा हुआ। था इनमें दम? बहिष्कृत कर दे राजपूतों को? बता रहा है कि बहिष्कृत कर देते थे तो धर्म बच गया। और यहाँ पे लॉजिकली अगर सोचे तो चलो मान लेते हैं कि जाति व्यवस्था थी, उस जाति में से कोई एक बंदा मुस्लिम बन भी गया तो पूरी जाति को ही बहिष्कृत कर दो। तब तो इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे राजपूत आज बहिष्कृत कर दिए गए होते, सारे के सारे वो अछूत बन गए होते। सच्चाई यह है कि इस बंदे को प्राइमरी स्कूल तक का भी इतिहास नहीं पता है। आगे नीरज अत्री बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ भी पके जाता है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। जन्म से कभी कोई नीच नहीं होता। आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ऊंचे माने जाएंगे, और कर्म नीच है तो आप नीच माने जाएंगे।
जन्म से कोई नीच नहीं होता। अब मनुस्मृति कहती है कि बच्चा जब जन्म ले तो शूद्र के बच्चे का नाम निंदा युक्त रखना चाहिए। अब जन्म से वो नीच नहीं होता तो उसका नाम निंदा युक्त शुरू में ही कैसे रखा जाता है? कौन सी कहानी पढ़ा रहे हो भैया? किसको धोखा दे रहे हो? किसको गुमराह कर रहे हो? या तो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लो कि मनुस्मृति गलत है, गलत दिया हुआ है, लेकिन ये नाम नहीं लेगा। कैसे ले लेगा? इसका तो एजेंडा ही यही है कि जहाँ पे पकड़े जाओ, नंगे हो जाओ, वहां में मुद्दा ही बदल दो। तब ये मुद्दा बदल के रैदास जी पे पहुंच जाता है। सुनिए ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पर ये जो रविदास जी बोल रहे हैं कि जब तक जातियां नहीं खत्म होंगी तब तक हम जुड़ नहीं पाएंगे। इसमें अब मेरा सबसे एक निवेदन सदा ही रहता है कि हमें हमेशा जितने भी हमारे महापुरुष हैं, एक तो कोई इनफैलिबल नहीं होता। हम कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा किसी को ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, फिर उनकी हम कमियां भी देखने की कोशिश नहीं करते। अब रैदास जी यहाँ जाति हटाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें बोल रहा है कि लोग इन्हें सर पे बैठा लिए हैं। इस तरह की फर्जी और फलूदे वाली बातें करना शुरू कर दिया। और आगे सुनिए। अब संत रविदास जी का जो समय था, उस समय तुर्कों और मुगलों के अत्याचार अपने चरम पे पहुंचे हुए थे। मंदिर तोड़े जा रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, जो कि इस्लामिक पद्धति है, वो पूरी की पूरी संत रविदास के समय पर तो अपने चरम पर थी। तो उन्होंने ये सब चीजें देखी थी। इस स्टेटमेंट की खास बात यह है कि रविदास या रैदास जी तुर्कों मुगलों के अत्याचार देखे थे तो वो जाति तोड़ने की बात क्यों कर रहे थे? इससे तो ये कंक्लूजन निकल रहा है ना कि उनने ये देखा होगा कि जाति में हम लोग बिखरे हुए हैं, इसीलिए हम लोग गुलाम हो रहे हैं, यही हमारी कमजोरी है। तो वह कमजोरी दूर करने की बात कर रहे हैं। ये कुछ अलग ही गाथा गाया जा रहा है, मुद्दा ही बदल देता है और इसका जो एक्चुअल मुद्दा है ना हिंदू मुसलमान वाला करने का, उस पर चला आता है। सुनिए आगे ये क्या बोल रहा है। उन्होंने वेद पढ़े थे या कुरान पढ़ी थी मैं नहीं जानता, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि हम कुरान को ना तो कभी वेदों के समकक्ष रख सकते हैं, ना पुराणों के समकक्ष रख सकते हैं, क्योंकि वो एक इस प्रकार की पुस्तक है जिसने इतना ज्यादा भेदभाव फैलाया और बीते 1000 वर्ष में इस एक किताब के कारण, इस एक किताब के अनुयायियों ने हमारे ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं। अब इसने जो स्टेटमेंट कहा वही ठीक स्टेटमेंट इससे पूछ दिया जाए कि भाई बाबा साहब ने मनुस्मृति तो इसीलिए जलाई ना क्योंकि उसमें इतनी गंदगी भरी थी जिससे बहुजनों का शोषण हुआ था। तो जब तुम्हें कुरान नहीं पसंद है कि उनने तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर दिया, पता नहीं अत्याचार किया भी था या फिर जिंदगी भर उनके मंत्रालयों में कौन चाटते रहा, ये रिसर्च का ही विषय नहीं है, ये मार्केट में आ भी चुका है। तो फिर बहुजन वर्ग या जो भी नन ब्राह्मण लोग हैं वो तुम्हारी किताबों को क्यों माने, ब्राह्मण ग्रंथ को क्यों माने? अब ये जो सवाल है इस पर यह अतिरिक्त कुछ नहीं बोलेगा। कहाँ से बोलेगा? कभी नहीं बोल पाएगा। इसका तो एजेंडा ही है कुछ स्पेसिफिक नाम लेकर कुछ लोगों को टारगेट करना और मुद्दे को घुमा के इधर उधर बातें करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, धंधा आगे बढ़ाते रहना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैंने वीडियो 92 में 93 में खड़े किए थे, एक का भी इसने उत्तर नहीं दिया था। और करता ये क्या है कि हमेशा ही अंग्रेजी के एक शब्द उठाता है। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लिश में अगर वाटर कहा जा रहा है, हिंदी में उसका समकक्ष पानी है, तो अब ये बताएगा कि नहीं पानी अलग चीज है, वाटर अलग चीज है। उसी तरह से भारत में जाति व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने इसका नाम उसके सिमिलर कास्ट वर्ड दिया, तो अब ये बताएगा कि कास्ट वर्ड अलग है, जाति वर्ड अलग है। इसी तरह से इसमें भी जो ह्यूमन राइट्स होते हैं और मानवाधिकार, उन दोनों में डिफरेंस बताने लगता है। हमारे समाज में आज हमने क्या किया है कि मानवाधिकार को ह्यूमन राइट्स में ट्रांसलेट कर दिया, जबकि अधिकार और राइट बहुत अलग अलग शब्द हैं। तो कुल मिला के ये करता क्या है कि इंग्लिश वर्ड और उसका जो समकक्ष वर्ड हिंदी में कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में साइंस शब्द है तो हिंदी में उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं, तब कहेगा कि नहीं ये दोनों अलग अलग है। यही सब बातें फालतू और फलूते की करके जो एक्चुअल मुद्दा है उसको गायब कर देता है। ये है इसकी स्ट्रेटजी। और जो कम बुद्धि के लोग हैं, अल्प बुद्धि के लोग हैं, वो लोग बेचारे ताली पीट के चले जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ धर्म उर्म बचाने की बात चल रही है, कुछ झंडा गाड़ा जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो लोग सच्चाई समझ जाएंगे, पैरों तले जमीन नीचे खिसक जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो मेरी खूब शेयर किया कीजिए, सारे बच्चों तक पहुंचाए। अत्तरी से मैंने एक सवाल पूछा था कि भाई जब अंग्रेजों ने तुम्हें कास्ट में बांट दिया, जैसा कि इसने क्लेम किया था, तो तुमने आपस में ही वर्णों में, जाति में शादियां करने क्यों रोक दिए? तो इस पूरे स्टेटमेंट को ही इसने गायब कर दिया और लेके क्या आया कि जो गोत्र में शादी होती है वो बहुत अच्छी होती है और नजदीक के रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए। अब फिर साइंस जर्नी को उल्टा सीधा बोलने लगा कि यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है। खुद को ब्राह्मण घोषित कर लिया, तुरंत ही शूद्रों, क्षत्रियों और वैश्यों से शादी विवाह रोक ली। ब्राह्मणों में भी गोत्र देखकर आप शादी करने लगे और फिर इसी का लाभ उठाकर ये अपना ब्राह्मण जी अपने आप को साइंस जर्नी कहते हैं और जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। और यहाँ ऑब्जेक्शन क्या रेज कर रहे हैं कि गोत्र देखकर विवाह किया जाता है। अब सोचिए इसका आईक्यू लेवल कितना कम है, कितना मंदबुद्धि इंसान है। जो एक्चुअल प्रश्न था कि गोत्र का अगर तुम्हारा मतलब यही है कि आपस में नहीं शादी करनी है, तो भाई इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, अंतर महाद्वीपीय मैरिज, वो तो और भी साइंटिफिक रूप से अच्छा है। उस पे तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही है? तो वहां पे इसका मुंह ही नहीं खोला, ऐसे लगा जैसे लकवा मार गया हो। ये है इसका आईक्यू लेवल और इसी पे ये स्वघोषित खुद को इंटेलिजेंट समझता है। एक भी उत्तर इसके पास नहीं है। फिर आगे मैंने ये कहा था कि मनुस्मृति
मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने से रोक दिया गया था। तो ये बंदा क्या करता है कि शूद्रों पर कुछ नहीं बोलता है, उनको अपात्र बोल देता है और एक नई कहानी लेकर आता है, स्त्रियों ने वेद के मंत्र रचे थे। सुनिए ये क्या बता रहा है। जबकि जो वेद लिखे गए हैं, वेद लिखने वाली ही बहुत सारी ऋषिकाएं हैं। लिखना शायद गलत शब्द है क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। तो ऐसा समाज जिसमें मंत्र दृष्टा है, ऋषिकाएं हैं, जिनके श्लोकों को सम्मिलित किया गया है ऋग्वेदिक वेदों की संहिता में, उनके बारे में कहा जाए कि वो समाज महिलाओं का शोषण करता था या उन्हें अपात्र मानता था, इससे बड़ी नॉनसेंस, इससे बड़ी झूठ कपट क्या हो सकता है। देखा, मैंने कहा था ना ये व्हाट्सएप के इतिहासकार है। अभी तक आपने सुना होगा जैसा कि ये लोग प्रचारित किए हैं कि 4 ऋषि थे, वेद का मंत्र कहीं से आसमान से लेकर आए थे या जमीन से कहीं से पैदा कर लिए थे, ऐसे ही हवा में। कोई इतिहास नहीं है इसका, हवा में ही चल रहा है। और ये बंदा एक नया व्हाट्सएप इतिहास लेके आया कि अब कुछ औरतें थी वो वेद के मंत्र का रचना कर दी थी, इसीलिए मान लेना चाहिए कि औरतों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन उदाहरण इसने नहीं दिया कि प्रथम ब्राह्मण महिला लिखी पढ़ी या शिक्षिका कौन थी। है इसके पास उत्तर? नहीं है। हम सब जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले को ही ब्रिटिश टाइम में पहली भारत की पढ़ी लिखी महिला कहा गया है, और उस पे भी जितनी भी ब्राह्मणी औरतें थीं वो उन पे गोबर पत्थर विष्ठा फेंकने लगती थी कि तू धर्म भ्रष्ट कर रही है, औरतों को तो पढ़ना लिखना ही नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है, पढ़ा रही है। ये है कहानी। इसी से आप समझ जाइए कि ये बंदे का लेवल कितना गिरा हुआ है। मतलब मुझे लगा था कि जैसा कि इसके कई सारे सब्सक्राइबर आकर मेरे पर कमेंट कर रहे थे कि नीरज यात्री फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं सोचता था कि चलो भैया ये जब वीडियो बनाएगा तो कुछ जवाब देगा, कुछ लेवल का होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो देखते गया तो मैं जान गया कि इस बंदे का IQ लेवल बहुत ही लो है। अब पूरी तरह से ये एजेंडे पे चल रहा है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें करने लगता है। वैसे मैंने स्त्रियों के शोषण पे वीडियो 42, 104, 105 बना रखा है, आप जाइए देख लीजिएगा। पूरी डिटेल से मैंने दिखाया है किस तरह से वेदों में, मनुस्मृति में, तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों का किस कदर शोषण किया गया है। अब एक और गप सुन लीजिए। ये बंदा ब्राह्मण ग्रंथों को पुराना बताने के चक्कर में एक और व्हाट्सएपिया इतिहासकार का रेफरेंस देकर शारदा लिपि को गुप्त काल का बता दिया। अब इसमें मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि जो मेरी नीलेश नीलकंठ ओक के साथ पहले वाली डिस्कशन है, आप वो देखिए, वो बड़े क्लियर बताते हैं कि जैसे बाबर मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है, वो आज से पहली चीज तो लिखी गई है, उसमें शारदा लिपि यूज की गई है, जो गुप्ता काल की शारदा लिपि थी उसमें लिखी गई है। अब गुप्त काल 3rd से 5th सेंचुरी का था, और शारदा लिपि कब आई है इसके बारे में इसने क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। पहली चीज तो लिखी गई है, उसमें शारदा लिपि यूज की गई है, जो गुप्ता काल की शारदा लिपि थी उसमें लिखी गई है। अब मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको गिरिशंकर ओझा, ब्राह्मण ही हैं, कोई नन ब्राह्मण नहीं है, उन्हीं की किताब खोल के दिखा देता हूँ। शारदा लिपि के बारे में उनने पूरा एक चैप्टर लिख रखा है प्राचीन लिपि माला में। वो क्या लिखते हैं, वो पेज 143 पर लिख रहे हैं कि शारदा लिपि ईस्वी 10वीं शताब्दी के आसपास की है। आगे वे लिखते हैं, शारदा लिपि पंजाब के अधिकतर हिस्से और कश्मीर के प्राचीन शिलालेखों, दान पत्रों, सिक्कों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है। यह लिपि नागरी की नाई कुटिल लिपि से निकली है। ईस्वी 8वीं शताब्दी के मेरू वर्मा के लेखों में पाया जाता है कि उस समय तक उधर कुटिल लिपि का ही प्रचार था, यानी 8वीं सदी तक कुटिल लिपि थी और उसके बाद ये शारदा लिपि आई है और 10वीं सदी से मिलनी शुरू हुई है। और ये महोदय शारदा लिपि को उठाकर गुप्त काल में पहुंचा दिए, मतलब 3री से 5वीं सदी के बीच में। और रेफरेंस किसका दिए? एक और व्हाट्सएपिया इतिहासकार है, कौन सा ओक है कि जोक है उसको मैं कभी और वीडियो में देख लूंगा, फिलहाल इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और एक जो प्रश्न मैंने पूछा था जिसमें इसने कहा था कि 1871 में अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम लेकर आया था, तब मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था कि ये बताओ ज्योतिबा फुले तो उससे पहले के थे, तो वो क्यों ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, जाति का क्यों विरोध करते थे? और जो रैदास वगैरह लोग थे 13वीं 14वीं सदी में, वो लोग क्यों विरोध करते थे? तब इस प्रश्न का उत्तर ये इतनी बेवकूफाना ढंग से दिया, आप सुन लीजिए। एक आदमी था ज्योतिराव फूले करके, जैसे आजकल लोग महात्मा फूले भी बोलते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिनके नाम के आगे महात्मा लगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि महात्मा किसने लगाया, क्योंकि एक तो महात्मा को हम जानते हैं कि किस तरह का बढ़िया आदमी था वो। मैंने कहा था कि 1871 में पहला सेंसस हुआ जब अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया या कास्ट वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो उसके लिए जो एविडेंस दे रहे हैं वो क्या है कि ज्योतिराव फूले का तो जन्म बहुत पहले हो चुका था और उन्होंने 1873 में किताब लिख दी थी और वो माली जाति के थे, वो ओबीसी थे। अब इन्हें ये अगर इसकी ये आर्गुमेंट हमें मानना है तो पहले इन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो शब्द ओबीसी है ये 1871 से पहले का है।
सुना आपने, ओबीसी शब्द को लेकर आया। अरे ओबीसी आज की डेट में बना है, उस समय तो वो पिछड़े ही वर्ग से थे। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि वो शूद्र थे, पिछड़े वर्ग से थे। एक्चुअली में इसके पास कोई जवाब था ही नहीं, ना है। इसीलिए ये सवालों का जवाब कभी नहीं देता है, देगा कहाँ से। और जो भी इसके सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, सही से जांच लीजिए, ये है लेवल इस बंदे का। मैं तो कहता हूँ कि आप सबकी वीडियो देखा कीजिए, देखिए, खुद से जांचिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बन रहा है। निष्पक्ष बनिए, जहाँ से भी आपको सही चीज लग रहा है वहां से वो ले लीजिए, लेकिन निष्पक्ष तो बनिए कम से कम। तो इतिहास का ज्ञान तो आपने देख लिया, अब आइए इनका हम फिजिक्स का भी ज्ञान दिखा देते हैं। ये महोदय बता रहे थे साहिल झरने को फिजिक्स नहीं आता है। अब मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ तो इसने एक बहुत बड़ी गलती की है उसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अब मेरी जो वीडियो 1 थी, मेरी पहली वीडियो थी, पहली बार मैंने लिखकर सोचा था कि YouTube पे कुछ डालूंगा, उस वीडियो पर ये कहाँ गलती निकालता है वो देखिए। ध्यान से फॉलो कर लीजिए एक बार, मैं पीछे से चला रहा हूँ इसे। वैल्यू जरूर आएगी जो कि 0.0001 एक्सेट्रा इस फॉर्म में होगी, जो कि काफी स्मॉल अमाउंट होगा, क्योंकि v की वैल्यू c से कम है। तो अब जब इस वैल्यू को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम होगा, और जब 1 से कम होगा तो इसे जब m0 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो m0 के कंपेयर में होगी। थर्ड केस देख लेते हैं। बस अब यहाँ आप ये देखिए जो इसने लास्ट में लिखा, वो m0 के कंपेयर में होगी। थर्ड केस देख लेते हैं। बस अब यहाँ आप ये देखिए जो इसने लास्ट में लिखा। देखा आपने, यहाँ पे मैंने कहीं भी m0 और m में रिलेशन नहीं बताया, मुंह से नहीं बोला। आप सुन लीजिए, जाके मेरे वीडियो पर भी देख लीजिए, मैं इसी की क्लिप दिखा देता हूँ। ये तुरंत थर्ड केस आ गया है आगे, फिर से सुन लीजिए। वो m0 के कंपेयर में होगी। थर्ड केस देख लेते हैं। बस अब यहाँ आप ये देखिए जो इसने लास्ट में लिखा। वो m0 के कंपेयर में होगी। थर्ड केस देख लेते हैं। बस अब यहाँ आप ये देखिए जो इसने लास्ट में लिखा। आपने देखा होगा कि सीधे थर्ड केस आ गया, कहीं भी उसकी चर्चा नहीं हुई। एक्चुअली में वो रफ वर्क था, साइड का वर्क था, उसको ये पकड़ के लाया कि ये यहाँ पे कह रहा है, मैंने उसमें कहा ही नहीं है। तो इस बंदे के पास जब कोई वैलिड गलती नहीं मिली तो चेरी पिकिंग करके लाया रफ वर्क को। एक कहावत है ना कि पूरा घर अगर साफ सुथरा है तो मक्खी साफ सुथरे जगह पर न बैठकर टट्टी पे जाकर बैठती है, जिसकी घर में जरूरत नहीं होती है। तो उसी तरह से उस चीज की उसमें चर्चा नहीं हुई है। हो सकता है कि जब मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ तो रफ वर्क साइड में किया होगा, वो छूट गया होगा, उसको जाकर ये बता रहा है कि इसने ये बताया है, जो मैंने बताया ही नहीं। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो मैंने स्पेशली जो पिन कमेंट होता है वहाँ पे ये बात लिख भी दी थी। आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 ईयर पहले का दिखा रहा है, तो वहाँ पे मेंशन भी किया गया है। फिर भी इस बंदे ने उस चीज को मेंशन नहीं किया, जबरदस्ती की गलती दिखाने आ गया। ये है लेवल इनके समीक्षा का। आप समझ सकते हैं कि ये बंदा तो कतई निष्पक्ष नहीं है। कितनी बुरी ढंग से कहीं से भी गलती खोजने की कोशिश कर रहा है और खुद ही अपने को एक्सपोज करवा ले रहा है। अब आगे जो इनने दूसरी गलती खोजने की कोशिश की, भाई साहब मैं तो कहूंगा कि इस बंदे ने कभी फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, हाई स्कूल तक तो कतई नहीं पढ़ा है। देखिए क्या बता रहा है। तो अब यहाँ इन्होंने 2 चीजों को मिक्स कर दिया, ये साइंस जर्नी वाले ने। ये 2 अलग अलग सिद्धांत हैं, इक्वल टू mc²। इसने क्या किया, ज्यादा ज्ञान बखारने के चक्कर में दोनों को मिक्स कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बता रहा है कि इन 2 इक्वेशंस को एक साथ लाया ही नहीं जा सकता है, और मैंने मिक्स कर दिया है। और ये पता नहीं क्या क्या फालतू फालतू बोले जा रहा था। अब इसने हाई स्कूल तक भी फिजिक्स पढ़ी होती तो इसे पता होता है कि इन दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। अरे लेटेस्ट रिसर्च पेपर उठाकर देख लो, एक साथ इक्वेशन मिल जाएंगे दोनों के। उसके साथ क्या क्या कंडीशन है, जैसे यहाँ पे m रेस्ट मास है, m = 0 पे ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये इक्वेशन बनती है। लेकिन इस बंदे ने कहा कि दोनों को एक साथ लाया ही नहीं जा सकता है। ये लेवल है इस बंदे का फिजिक्स पढ़ाने का। पता नहीं इसके जो स्टूडेंट हैं कैसे इसके पास जाते भी होंगे पढ़ने, या इसका मजाक उड़ाते होंगे पीठ पीछे, अब यही जाने। यहाँ तो आप देख ही लिए इनका व्हाट्सएपिया इतिहास और 2 कौड़ी का विज्ञान। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जागरूक कीजिए। हमें पहचान करनी है कि कौन भारतीयों को फिर से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। डिवाइड एंड रूल, जाति व्यवस्था वही है और कुछ नहीं है। हम भारतीयों को आपस में जाति में बांटकर, वर्ण में बांटकर अलग करके रखना, और फिर ये बताना हमारी समस्याओं का जिम्मेदार अल्पसंख्यक वर्ग है, या कोई मुस्लिम है, या ईसाई है, या बौद्ध है, सिख है, जैन है। तो ये बेसिकली एक आतंकवादी की तरह दिमाग को माइंडसेट तैयार करना है, जिस एजेंडे पे ये काम कर रहा है बंदा। इसीलिए सभी लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए, और लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों की पहचान करनी जरूरी है। और नीरज अत्री आगे अगर अच्छी वीडियो लेकर आते हैं तो हमें उनका स्वागत है, लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडे वाली वीडियो बनाते हैं तो फिर से इनको जवाब दिया जाएगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। जो मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरी नेक्सस कि जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल बोलते हैं, वो हमेशा कास्ट जानने की कोशिश करते हैं। हम नहीं कोशिश करते, जिन पे लेबल लगाया जाता है। तो अगर आप पुष्यमित्र शुंग, जिसे कि एक ब्राह्मण कहा जाता है, किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था, और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था।